अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। एक बात अपने जहन में रखनी है कि लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं। पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन वो तमाम इक्वेशन होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि डिग्री 1 का क्या मतलब होता है। ऐसे तमाम इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे तमाम इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो या उसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब जब हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस की मदद से, तो फिर उसको हम सॉल्व करते हैं दो मेथड से। पहला वाला जो मेथड हमारे पास है उसको हम कहते हैं क्रेमर रूल, और जो दूसरा मेथड हमारे पास है उसको हम कहते हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। आज हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्रेमर रूल की मदद से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 6 लिखा हुआ है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास लिखा है x + 5y = 4, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें x का पावर 1 लिखा है और इसमें y का पावर 1 लिखा है। इसमें भी x का पावर 1 लिखा है और इसमें भी y का पावर क्या लिखा है? 1 लिखा है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। जब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिमल्टेनियस का मतलब क्या होगा? सिमल्टेनियस का मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, कि हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, पहले में भी x और y है, दूसरे में भी x और y है। तो हम एक x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, और हम एक y की वैल्यू पुट करेंगे जो हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले तो वो उसको सेटिस्फाइड करेगा। इसको हम कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब या दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हमने दूसरे स्टेप में इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड के ये सारा लेफ्ट हैंड साइड जितना भी बन रहा है हमारे पास, इसको और राइट हैंड साइड को हमने स्क्वायर मैट्रिक में बन कर लिया। देख लो, ये कर लिया हमने। अब आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे हम ऐसा करेंगे कि हम तीन मैट्रिक्स बना लेंगे। पहले मैट्रिक को हम कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक। इस मैट्रिक को, इसमें हम ऊपर वाले के सारे कोफिशिएंट लिख देंगे। मिसाल के तौर पर इसमें 2 कोफिशिएंट है, इधर लिख देंगे। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसको इधर लिख दो। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको हमने इधर लिख दिया। और इसका कोफिशिएंट हमारे पास 5 है, इधर लिख दिया। अब अननोन कौन कौन सा है? एक x है, दूसरा y है। अब राइट साइड पे क्या चीज़ है? एक पे 6 लिखा हुआ है और नीचे लिखा है 4 हमारे पास लिखा है। तो ये हमारे पास एक नया सिस्टम बन गया जिसमें हमारे पास ये मैट्रिक है कोफिशिएंट मैट्रिक, एंड दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ अननोन। और ये हमारे पास राइट साइड पे जो कुछ था उसका हमारे पास मैट्रिक बन गया। इसको अपने a के देना है, इसको अपने x के देना है, इसको अपने b के देना है। ये आपके पास एक नया सिस्टम बन जाता है। अब क्रेमर रूल के ज़रिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम a की वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 1 और 5। जैसे ही ए की वैल्यू लिखते हैं आपने, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। अब आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं। डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 2 5s = 10 लिख दिया, बीच में एक माइनस, 3 1s = 3, सो 10 - 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक ए = 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर मैंने विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया कि अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हम लिख देते कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। चूँकि अब 0 के बराबर नहीं है, 7 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद है। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे हम ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स का मतलब क्या होगा? ए एक्स का मतलब ये होगा कि राइट साइड पे आपके पास 6 और 4 लिखे थे। इसको पहले वाले कॉलम में जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारे ख़त्म कर लो। ख़त्म कर लिए तो इसकी जगह पर क्या लगा दे? सारा राइट हैंड साइड लगा दो। यानी इसकी जगह पर हम लगा देंगे 6 और 4, और दूसरा कॉलम ये वाला उसी तरह हम लिख देंगे, इसकी जगह पर लिखें 3 और 5। डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लो, यानी ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 5s = 30, माइनस लगा दो, 3 4s = 12, सो 30 से 12 निकाल दो तो मेरे ख्याल में 18 आ जाता है। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया।
अब हम फाइंड कर लेंगे ए वाई का मतलब क्या होता है कि पहला कॉलम लगा दो उसी तरह, इसमें 2 और 1 है, इधर लगा देंगे। दूसरे कॉलम में 3 5 है, इसको ख़त्म कर लो, इसकी जगह पर ये राइट साइड लगा दो, यानी इसकी जगह पर हम लगा देंगे 6 और 4। अब डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 आर इक्वल टू 8 एंड 6 1 आर इक्वल टू 6। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 के। अब x किस चीज़ के बराबर होता है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। यानी कि अगर इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ए एक्स का जवाब हमारे पास 18 आया था, इधर 18 लगा देंगे, और ए का जवाब हमारे पास आया था 7, सो एक्स का जवाब हमारे पास आ गया 18 डिवाइडेड बाई 7। अब वाई फाइंड कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू हमारे पास है, ए वाई डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 7 के, सो वाई का जवाब हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 7, हमारे पास ये जवाब इसका आ गया। ओके, अब हमने ऐसा कर लिया कि एक और एग्जांपल लिखते हैं। इस एग्जांपल में हमने लिखा है x + 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 8। अब आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेट्रिक का कोफिशिएंट हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, इधर 1 लगा दिया, y का कोफिशिएंट 2 है, 2 लगा दो, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर हम 2 लगा देंगे, y का कोफिशिएंट 3 है, 3 लगा दो। यहाँ पर अननोन आपके पास x और y है, लगा दिए, और राइट साइड पे आपके पास लिखे हैं 10 और 8। ओके जी, बड़ा आसान हो गया। इसको a का नाम देते, इसको x का नाम, और इसको b का नाम दे देंगे। a की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, a की जगह पर लिख रहे हैं 1 2 2 और 3। डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 आर इक्वल टू 3 and 2 2s are equal to 4, so 3 minus 4 is equal to -1 which is not equal to 0। ये हमारे पास जवाब आ गया, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, अब हम फाइंड कर लेंगे ए एक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, ए एक्स का मतलब ये होता है कि ये जो पहला वाला कॉलम है इसको ख़त्म कर लो, इसकी जगह पर हम लगा देंगे 10 और 8, इधर लगा दो 10 8। दूसरे कॉलम में क्या लिखा है हमारे पास, 2 और 3 लिखें, 2 3 लगा दो। Now we are supposed to find the determinant of ax which is equal to किस चीज़ के बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 10 3s are equal to 30 के बराबर, माइनस 8 2s are equal to 16 के बराबर हो गया। 30 से 16 निकाल देती है, हमारे पास 14 आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेंगे ए वाई। ओके, ए वाई का मतलब क्या होता है कि पहला कॉलम उसी तरह लगा दो, इसमें लिखा है 1 और 2। दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, ये कॉलम पूरा ख़त्म कर लेंगे, इसकी जगह पर हम लगा देंगे 10 और 8। डायरेक्ट चलो इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 8s आर इक्वल टू 8 एंड 10 2s आर इक्वल टू 20। 20 से 8 निकाल देते, -12 आपके पास बाकी रह जाएगा। अब आपका काम है x की वैल्यू फाइंड करना। x की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, यानी ये बराबर हो जाएगा, ए एक्स हमारे पास 14 के बराबर है, 14 हो गया, और ए हमारे पास -1 क्या है, सो 14 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -14 एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और ये हमारे पास ए वाई हमारे पास -12 के बराबर है, ए हमारे पास -1, माइनस इन माइनस विल कैंसिल ईच अदर, यू विल गेट 12। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए, एक्स की भी फाइंड कर ले और वाई की भी फाइंड कर ले। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितने आई है, -14, और हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है +12। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गए। अब तीसरा सवाल जो इसमें बनता है वो इस तरह होता है, अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक हो कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, मिसाल के तौर पर ये एक नया एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया 2x + 6y इज इक्वल टू, इधर कुछ भी लगा दो, इधर मैं लगा रहा हूँ x + 3y इज इक्वल टू 4। चलिए ठीक है जी, हमारे पास एक नया मैट्रिक आ गया। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन लगा दें। पहला मैट्रिक जो हमने बनाना होता है वो कोफिशिएंट का होता है, ये हो जाएगा 2 6 1 और 3 हो जाएगा।
और यह हमारे पास आ जाएंगे अननोन का मैट्रिक, और यह हमारे पास राइट साइड। ओके, पहले ए की वैल्यू ले ले, ए एक्स और ये बी हो गया। ए की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 2 6 1 और 3 आ जाएगी। ठीक है जी, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। 2 3 ज़ार इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 1 ज़ार इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो हेयर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो आपने मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप इधर लिख देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक सवाल काफ़ी हो जाता है, मज़ीद आपने कुछ नहीं लिखना होता है। अब सवाल ये भी पैदा हो सकता है, बंदे के जहन में आ सकते हैं कि अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सोल्यूशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। वजह ये होती है क्योंकि एक्स हमारे पास बराबर होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। मिसाल के तौर पर ए एक्स से जवाब हमारे पास आ रहा है 10 या कुछ भी आ रहा है, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। इस वजह से हम कहते हैं कि जब ए का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा।